नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 12वां प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के एग्जाम के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ हैजरस वेस्ट डज द स्टील हार्डनिंग प्रोसेस रिलीज? स्टील हार्डनिंग जो प्रोसेस होता है उससे किस प्रकार का हैजरस वेस्ट बनता है? ऑप्शन ए, ब्राइन स्लज कंटेनिंग मर्करी। ब्राइन मतलब होता है सॉल्टी वाटर जिसमें मर्करी होता है ना। स्लज containing cyanide nitrate या रेसिड्यूज हैविंग लेड या टार वेस्ट। सही जवाब है स्लज कंटेनिंग साइनाइड नाइट्रेट। यहाँ मैंने ब्रैकेट में वेट मड इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्लज किस प्रकार का होता है। तो गीले कीचड़ की तरह होता है और उसमें साइनाइड नाइट्रेट कंपाउंड्स होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाह रही थी कि क्यों हार्डनिंग ऑफ स्टील से इस प्रकार का वेस्ट निकलता है। हार्डनिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कैरिड आउट टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील। तो स्टील को बहुत ऊंचे तापमान पे गर्म किया जाता है और फिर एकदम से उसको ठंडा किया जाता है, और जो एकदम से उसको ठंडा किया जाता है उसको कहते हैं क्वेंचिंग। और इसी प्रोसेस से जो स्टील है वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है और उस प्रोसेस में अक्सर उसको उसको लिक्विड बेरियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के प्रेजेंस में उसको गर्म किया जाता है। इसके अलावा और भी प्रोसेसेस होते हैं जैसे साइनाइडिंग होता है, कार्बोनाइट्राइडिंग होता है, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग। तो इस प्रकार के जो प्रोसेसेस होते हैं इसकी वजह से जब स्टील हार्डनिंग होता है तो उससे साइनाइड और नाइट्रेट के केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई और भी सवाल अगर उस तरह से आता है तो आप जवाब दे पाएंगे। रेड बिन्स इन हॉस्पिटल्स आर यूज्ड टू डंप व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट? किस प्रकार का वेस्ट हॉस्पिटल में लाल रंग के बिन में डंप किया जाता है? ए, वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर्स। बी, हाउसकीपिंग वेस्ट जो रेगुलर वेस्ट होता है हॉस्पिटल से। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शरीर के जो कटे फटे टिश्यूज होते हैं। या वेस्ट शार्ट्स मतलब जो कैंची, सिरिंज, नीडल ये सब जो होता है। सही उत्तर है ए, क्योंकि लेबोरेटरी जो कल्चर होता है वो हैजरस होता है और इसलिए उसको लाल रंग के बिन में डंप किया जाता है और इसको सीधे इंसिनरेशन के लिए भेजा जाता है या फिर डिसइंफेक्शन करके और फिर हाइड्रोक्लीनिंग किया जाता है। बेसिकली उसको एकदम स्टेराइल उसको मार दिया जाता है उसके तत्वों को, इसलिए लाल बिन में रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, खतरे का निशान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हैजरस केमिकल इन द एयर? हवा में सबसे हैजरस केमिकल कौन सा होता है? ए, डाइऑक्सिन। बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डी, हेलॉन्स। तो इसका आंसर होगा डाइऑक्सिन। सबसे जो हैजरस केमिकल्स हवा में घुल सकते हैं वो डाइऑक्सिन होते हैं और ये अक्सर जो पेपर का जो ब्लीचिंग होता है उस इंडस्ट्री से निकलते हैं। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। डाइऑक्सिन्स आर हाईली पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हर्बिसाइड्स प्रोडक्शन एंड पेपर ब्लीचिंग एटसेट्रा। और डाइऑक्सिन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो इस तरह का होता है, क्लोरीन क्लोरीन, ये एरोमेटिक रिंग है, फिर ये ऑक्सीजन है और क्लोरीन के एटम्स है। तो इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है और यही होता है डाइऑक्सिन। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर करते जा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पोटेंट टॉक्सिन? अच्छा, एक और चीज, हेलॉन्स क्या होते हैं? तो हेलॉन्स भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। Halides होते हैं unreactive gaseous compounds of carbon with bromine and other halogens used in fire extinguishers but not known to damage the ozone layer. Hydrocarbon derived compound, that is bromine, chlorine or iodine, replaces one atom from the hydrocarbon. तो हेलॉन्स जो है, डाइऑक्सिन तो मैंने आपको बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आप जानते हैं। हेलॉन्स जो होते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और एक कोई हैलोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा होता है। ठीक है, तो ये हेलॉन्स होते हैं। अब चौथा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पोटेंट टॉक्सिन? इनमें से कौन सा एक पोटेंशियल टॉक्सिन नहीं माना जाता है? ए, कार्बोनिक एसिड। बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सी, एसिटल्डिहाइड या डी, बेंजीन। उत्तर है ए, कार्बोनिक एसिड, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक बहुत ही वीक एसिड है और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही वीकली सॉल्युबल होता है, तो बहुत ही वीक एसिड होता है, तो इसको कोई टॉक्सिकेंट नहीं माना जाता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो सांस लेने से इंसान मर भी सकता है। एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, तो इसको भी हम खा पी या सांस नहीं ले सकते हैं। और बेंजीन भी हाईली रिएक्टिव है, इसको भी खाना पीना सांस में नहीं आना चाहिए। सिर्फ कार्बोनिक एसिड ऐसा है जो बहुत ही वीक है,
उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। Which of the following is question 5? Which of the following is not a method adopted to dispose of biomedical waste? Biomedical waste के डिस्पोजल के लिए इसमें से कौन सा मेथड अडॉप्ट कभी नहीं किया जाता है? ए, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन हमेशा अडॉप्ट किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, क्योंकि इंसिनरेशन में, स्पेशली प्लाज्मा इंसिनरेशन में, सब कुछ जल के खाक हो जाता है, तो कुछ भी जीवाणु नहीं बचते हैं। हाइड्रोक्लेविंग, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोक्लेविंग का भी रिफाइंड रूप है ये, और ये भी जो है सारे जीवाणुओं को मार देता है और वेस्ट को श्रेड कर देता है, तो हाइड्रोक्लेविंग भी इस्तेमाल होता है। श्रेडेड आफ्टर डिसइंफेक्शन, तो ये भी होता है, डिसइंफेक्ट कर दिया सीरीज वगैरह को और उसको श्रेड कर दिया, तो ये भी इस्तेमाल होता है बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल में। सिर्फ ऑप्शन सी ही सही ऑप्शन है, लैंड फिलिंग। बायोमेडिकल वेस्ट को लैंड फिलिंग के लिए कभी नहीं फेंका जाता है जब तक कि उसका इंसिनरेशन या हाइड्रोक्लेविंग या श्रेडेड आफ्टर डिसइंफेक्शन ना किया जाए। क्योंकि लैंड फिलिंग में क्या होगा, अगर सारे टिश्यूज को बायोमेडिकल या इन्फेक्टेड सिरिंज को या एड्स वाले सारे चीजों को हम उसको लैंड फिल में कर देंगे, तो कभी ना कभी वो पानी से रिश्ता हुआ ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है, वो आसपास की मिट्टी को पोल्यूट कर सकता है, और फिर किसी को भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो उसको हमेशा डिसइंफेक्ट करके और इंसिनरेट कर किया जाता है ताकि उससे बीमारियां ना फैलें। तो लैंड फिल इज द करेक्ट आंसर। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए लैंड फिलिंग कभी नहीं किया जाता है, ठीक है। Which type of coal has maximum ash content? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह के कोयले में एश कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जितना घटिया कोयला होगा एश कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। ऑप्शन है ए, लिग्नाइट। सबसे घटिया कोयला लिग्नाइट, उसके बाद सब बिटुमिनस, उसके बाद बिटुमिनस, और बेस्ट क्वालिटी कोल होता है एंथ्रासाइट। तो मैक्सिमम एश कंटेंट होगा लोएस्ट क्वालिटी कोल में, और वो है लिग्नाइट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। अब इसमें हमें मैच करना है कि किस रंग के बैग में क्या चीजें डाली जाती हैं। येलो बैग्स, इसको मैं थोड़ा सा, रेड बैग्स, ब्लू बैग्स और ब्लैक कार्डबॉय। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये ब्लैक कार्डबॉय क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा शायद बहुत सारे एग्जामिनर्स को नहीं पता होगा कि कार्डबॉय क्या होता है, तो मैं एक बार इसको खोल के दिखाना चाहती हूँ। कार्डबॉय ये होता है, इस तरह का एक सेफ कंटेनर होता है जिसमें कि एसिड या और डैमेजिंग सब्सटेंसेस जिनको कि हाथ से नहीं छुआ जा सकता है उनको रखा जाता है, यही कार्बोय होता है। ये अलग अलग तरह के बने होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको येलो बैग्स में रखे जाते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, प्लेसेंटा, वी ऑल नो प्लेसेंटा क्या होता है। रेड बैग्स में यूज कैथीटर्स रखे जाते हैं। ब्लू बैग्स में रखे जाते हैं आउटडेटेड मेडिसिन बॉटल, एक्सपायर्ड मेडिसिन की दवाओं की बोतलें ब्लू बैग में रखी जाती हैं। और ब्लैक कार्बोय, इसमें इन्फेक्टेड शार्प मेटल सिरिंजेस एंड नाइफ्स रखे जाते हैं, क्योंकि उसमें वही चीज रखी जाती है जो हाथ से छूना नहीं चाहिए। वैसे इनमें से किसी को भी हाथ से नहीं छूना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड शार्प मेटल सिरिंजेस, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन फैलने का डर सबसे ज्यादा होता है, तो उसको उस तरह से रखा जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। Which of the following power plants release hazardous metals and radioactive materials under normal operating conditions? नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब रोजमर्रा जो ऑपरेशन होता है उसमें इनमें से कौन सा पावर प्लांट है जो कि हैजार्डस मेटल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रिलीज करता है? क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट? नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरह से चाक चौबंद इंतजाम होता है कि उसमें से कुछ भी हैजार्डस बाहर आता ही नहीं है। हाइडल पावर प्लांट्स ये ऑटोमेटिकली सेफ है। सोलर पावर प्लांट्स ये भी जब ऑपरेशन में होता है तो यहाँ से कोई हैजार्डस केमिकल रिलीज नहीं होता है। सोलर पावर प्लांट जहाँ बनते हैं, जहाँ सोलर पैनल्स बनते हैं, वहां से हैजार्डस केमिकल्स रिलीज होते हैं, ऑपरेशन फेज में कुछ रिलीज नहीं होता है। फाइनल आंसर डी, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में कोयला जलता है। कोयला करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर बना होता है, और उस प्रोसेस में जब कोयला बना होता है तो करोड़ों साल पहले उस कोयले में हैवी मेटल्स और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी रैप रहते हैं, फंसे रहते हैं, और जब वही कोयला जलता है तो उसकी राख और वो दूषित हवा के साथ हैजार्डस मेटल्स और रेडियो एक्टिव मटेरियल भी वायुमंडल में रिलीज होते हैं। तो कोयले से ये सब चीजों का खतरा रहता है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट्स बनाने से पहले बहुत सारा चीजों का ध्यान दिया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट से किस किस प्रकार का प्रदूषण होता है और उसको कैसे रोकते हैं, इसके ऊपर मेरी एक पूरी सीरीज है, एयर पोल्यूशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट सिंप्लीफाइड, पार्ट 1 to पार्ट 10 तक मैं रिलीज कर चुकी हूँ, और 2-3 पार्ट्स में अभी उसकी और बनाऊंगी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 9, which of the following methods is used for the conversion of decomposed solid and liquid hazardous organic waste?
डिकम्पोज सॉलिड और लिक्विड हैजरस ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हैजरस ऑर्गेनिक वेस्ट की बात हो रही है। तो ऑप्शन है ओपन इंसिनरेशन, प्लाज्मा इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिल या बायोरेमिडिशन। तो हैजरस वेस्ट को सैनिटरी लैंडफिल में डिस्पोज तो एनीवेज नहीं किया जाता है, और बायोरेमिडिशन भी उसका नहीं किया जाता है। तो उसका सबसे कॉमन मेथड है प्लाज्मा इंसिनरेशन। प्लाज्मा इंसिनरेशन में जो है, प्लाज्मा होता है सुपर हीटेड गैशियस स्टेट, राइट? तो वो हाइड्रोजन गैस होती है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, और जो भी उसके कांटेक्ट में आता है वो जल जाता है। तो सारा हैजरस जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो जल के बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्लाज्मा इंसिनरेशन किया जाता है। और प्लाज्मा इंसिनरेशन को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लाज्मा इंसिनरेटर means any enclosed incinerator matlab device, any enclosed device using a high intensity electrical discharge as a source of heat, followed by an afterburner using controlled flame combustion. तो electrical discharge भी और controlled flame combustion भी है एक closed device में. The plasma of hydrogen atoms is so hot it destroys anything that comes in contact. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम बहुत गर्म होता है और जो कुछ भी कांटेक्ट में आता है वो जल जाता है। तो जब हैजरस वेस्ट होता है उसको उसी तरह से डिस्पोज किया जाता है। What is question 10? What is corroded when an electrochemical cell is set up on a metal surface? तो जब मेटल सर्फेस के अंदर, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ भी होता है तो जनरली ग्लास या मेटल सर्फेस के अंदर ही वो इनक्लोज्ड होता है। तो क्या करो, किस चीज का क्षय होता है, कोरोजन क्या होता है? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट या इंटायर मेटल सर्फेस? तो मेटल सर्फेस या ग्लास सर्फेस तो कभी कोरोड नहीं होता है, कोरोड होता है बी, एनोड। एनोड जो है वो जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, एनोड छोटा होता जाता है और कैथोड बड़ा होता जाता है। ये तो हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो केमिस्ट्री वाले हैं वो इस मामले में मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि ये सेट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, 12 तारीख को एग्जाम है, तो मैं 11 तारीख तक हर रोज एक सेट लेके आऊंगी, और 11 तारीख को जो सेट होगा वो मेगा सेट होगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। जितनी मैं मेहनत कर सकती हूँ आपके साथ, यकीन मानिए मैं कर रही हूँ, और एग्जाम हो जाए तो मैं तसल्ली से सो पाऊँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।